मैं प्रियंका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका जनता की खास दान न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं आपको दिन भर की छोटी और बड़ी। समाज सेवक महेश सिंह चौहान से विधानसभा चुनाव को लेकर संजय सिंह दीक्षित के साथ किशोर नागर की विशेष बातचीत। महेश सिंह चौहान जी है। महेश भैया की बड़ी बात यह है कि जयंतु सूर्यपुंज जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष भी हैं और समाज से संबंधित कोई भी काम हो, चाहे राजपूत समाज का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज के काम करते हैं। वर्तमान में अपने गौशाला का भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। गौशाला संबंधित बताए कि आपको कैसे क्या प्रेरणा स्रोत रहा है, आपका कौन प्रेरणा स्रोत है आपकी, कि किस माध्यम से आप निर्माण करते हैं, क्योंकि इतनी सी कम उम्र में आपने लगभग 7-8 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कैसे लगा आपको? आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ सेवा मेरे गुरुजी की देन है। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि बोले महेश, अपन लोगों को गौ सेवा करनी है, और उस गौ सेवा से संबंधित मैं कई अन्य प्रदेशों में भी घूमा और कई तरीके की गौशालाएं मैंने देखा, और उस गौशालाओं में क्या अच्छा उत्पादन हो सकता है, किस तरीके से सारे काम हो सकते हैं। कई जगह पर गायों की दुर्गति जिस तरीके से है, वो सब देखने के बाद में मन में भाव आया कि नहीं, गौ सेवा को शुरू करना चाहिए। और जब मेरे गुरुजी का आदेश था तो फिर उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। हमने गौ सेवा शुरू की और उसको बहुत अच्छे आयाम पे हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में गाय से के गोबर से सबसे पहले हमने गोबर को टारगेट किया है कि दूध तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसी गाय जो दूध देती है और जो दूध नहीं भी देती है, तो जो गोबर भी दे रही है, तो हमने गोबर के ऊपर टारगेट बना करके गोबर से दानेदार खाद बनाने का यूनिट हमने अपनी गौशाला में शुरू किया है, जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद अपने बुरहानपुर जिले में शायद ये पहला यूनिट होगा जो कि दानेदार खाद के रूप में ये यूनिट चल रहा है। इसके अलावा और क्या क्या बनता है? क्या हम लोग और भी दूसरी जो गोबर से बने हुए कंडे हैं, गोबर से बनी हुई आपके घर में डेकोरेशन करने वाली चीज़ें हैं, और अभी वर्तमान में दिवाली का समय चल रहा है, तो दीपावली में मेरा कोशिश रहती है कि हर साल मैं दीपावली में अपने प्रेमी जनों को मैं दिवाली में जो गिफ्ट देता हूँ वो मिठाई ना दे करके मैं गौ उत्पाद से रिलेटेड जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बने हुए होते हैं उसका एक प्रॉपर किट बना करके उन तक वो दीपावली के गिफ्ट उनको पहुंचाता हूँ। आपके यहाँ विशेष तौर से आपके यहाँ गौशाला का घी बहुत प्रसिद्ध है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है। तो कैसे क्या कि दूसरे का 600 रुपये मिलता है, आपके यहाँ 1100-1200 तक मिलता है, तो क्या है उसमें 600 रुपये वाले में 1200 में क्या कमी है उसमें? दरअसल ऐसा है कि जो हम लोग घी बनाते हैं, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो सिर्फ ये जो घी है वो केवल गाय के दूध का ही घी है, और इसमें कोई दूसरा दूध हम लोग मिलाते नहीं हैं, क्योंकि अपने ही गौशाला का दूध होता है, और उस दूध से जो हम लोग घी बनाते हैं, तो ये घी की विशेष बात ये है कि ये बिलोने वाला घी है। हम लोग क्रीम वाला घी हम लोग नहीं बनाते। अच्छा। और बिलोने वाले घी में जो आयुर्वेद के अनुसार जो आपके डॉक्टर हैं या जो उन लोगों को हम ये बोलते हैं कि भाई बिलोने वाला घी एक तरीके से दवाई का रूप में काम करता है। इसको कैसे बनाते हैं आप? मतलब क्या पहले क्या दही बनाते हैं, फिर कैसे करते हैं? हाँ, जैसे पहले उसका दही जमा लेते हैं, और दही जमने के बाद में उसको जो रई, पुराने समय में बोलते हैं कि रई लगती है, उसको बिलोना बोलते हैं। वो बिलोना से जो मक्खन ऊपर आता है, उस मक्खन से हम लोग घी बनाते हैं। और ये आयुर्वेद में इस घी को मान्यता ये प्राप्त है कि जितने भी दवाइयाँ हम लोग आयुर्वेद में देते हैं, तो वो केवल गाय के घी में ही दी जाने के बोला जाता है। गौमूत्र भी होता है? हाँ, गौमूत्र भी होता है, लेकिन उस गौमूत्र को हम लोग जो दानेदार खाद बनाते हैं, हम उसका उपयोग उसके अंदर करते हैं। अच्छा, शुरू से आपके यहाँ आपके दादाजी जो रहे शिवकुमार सिंह चौहान जी, वो राजनीति में रहे, उसके बाद में पापा भी आपके राजनीति में रहे, सूर्यकांत सिंह चौहान जी। आप समाज सेवा से छोड़ी राजनीति क्यों नहीं जुड़ा? देखिए, राजनीति तो नेचुरली हमारे परिवार में मेरे दादाजी और मेरे काका जी श्री जो है स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, वो करते ही रहे, तो वो राजनीति बहुत नज़दीक से हम देखते भी थे। परिवार में जो सब लोगों का आना जाना लगता ही था, लेकिन मन में एक भाव पहले से ही रहा कि लोगों के साथ में जुड़ना है और जन सेवा करना है और अच्छे कार्य करना है। मेरी अपनी जो संस्था है जयतु सूर्यपुंज जन कल्याण बहुआयामी संस्था, इस संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो सुकर्म कुरु,
मतलब अच्छे कर्म करना। तो ये हम लोग उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। तो मेरे जीवन में, मेरे मन में मेरी जो दादी जी हैं और मेरी जो माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे जो दादाजी हैं, इनके माध्यम से मैं कई बार देखता था कि ये राजनीति तो मेरे दादाजी करते ही थे, लेकिन मेरी दादी जी, मेरी माता जी और मेरे पिताजी वैसे भी लोगों की बहुत मदद करते थे, और उनके बचपन से हम लोग देखते आए हैं। उन्होंने कई लोगों को निस्वार्थ रूप से पढ़ाई करवाई है। उस जमाने में जब शिक्षा को कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था, तो उन्होंने कई लोगों को मतलब निःशुल्क पढ़वा करके, और आज उनके पढ़ाए हुए जो लोग हैं वो कहीं शिक्षक है, कहीं पर वो नागपुर जैसी जगह में कोई कलेक्टर बने हुए हैं, कई बैरिस्टर बने हुए हैं। तो ये सिर्फ उनके शिक्षण का ही कारण था कि वो दादाजी मेरे सब करवाते थे। और मेरी जो दादी माँ है, वो दादी जी ने तो कई महिलाओं को रोजगार के रूप में बोलो, या उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी मदद करना, परिवार में मदद करना, ये सब उन्होंने करते रहे। पाठशाला भी मेंटेन करते हैं, पाठशाला भी चला रहे हैं जी, इसके अंदर कैसे है, क्या हिंदी, इंग्लिश, मराठी कैसे? दोनों है। मतलब इंग्लिश मीडियम मेरा है, और जैसे इंग्लिश मीडियम में आने के पीछे का कारण ये था कि जो मॉन्टेसरी स्कूल होती है, जिसके अंदर में पूरी तरीके से जो शिक्षा पद्धति है वो उन लोगों के हिसाब से चलती है। तो हमारा एक हिंदू संस्कृति के रूप में भी एक शिक्षण होना चाहिए, भले ही वो इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन हिंदू संस्कृति के ऊपर ये होना चाहिए शिक्षण। इस वजह से मैंने अपने स्कूल के यहाँ पर शुरुआत। आपकी दादी जी, तो जिनका नाम था मीरा बाई चौहान है, और बचपन से मतलब वो बहुत संस्कृति, मतलब हिंदू संस्कृति में हिंदू धर्म के प्रति बहुत लगाव था उनका, क्योंकि उनके यहाँ कई बार हमने भी देखा है कि बजे 2 बजे तक आते थे, पूजा पाठ होती थी, उसके बाद में छोटा सा पेड़ मिलता था, उसके पेड़ के लिए वो लगे रहते थे। तो आप ऐसा कुछ करते हैं क्या? हाँ, मेरी दादी जी जो है वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रही है, और शायद उन्हीं के कारण हमारे अंदर भी वो आध्यात्मिक संस्कृति का जो बीज बोया गया है वो उन्हीं के द्वारा बोया गया है। तो इस विषय में तो मैं अपनी दादी जी को ही मानता हूँ। मेरी दादी जी पूजन पाठ और इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा रहती थी, हम भी बचपन से उनको देखते थे, तो उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप हम लोग भी इन सब चीज़ों में लगे रहे। उन्होंने भी गौ सेवा खूब की। एक दादी जी का किस्सा मुझे ध्यान है, एक बार उनको कोई संक्रमण की बीमारी हुई थी, और उस बीमारी में वैद्य ने उनको कहा था कि आपको 17 साल तक केवल गाय के दूध पे रहना है। तो वो 17 साल पूरी तरीके से सिर्फ गाय के दूध के ऊपर, कोई अनाज नहीं लिया उन्होंने, लेकिन सिर्फ गाय का दूध तक ग्रहण किया। तो 17 साल तक गाय के दूध पे ग्रहण करना और गाय के दूध पे रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। मतलब उन्हीं की प्रेरणा से आपने गौशाला वगैरह की है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जब मैं देखता था बचपन में, तो उनके पास में जो उनकी गाय रहती थी, क्योंकि दूध निकालना रहता था, तो सिर्फ उनकी गाय अलग थी। कई सारी गायों के उनका खान पान, उनका पूरा देख रेख जो होती थी वो उसी प्रकार से होती थी। तो गौ सेवा उन्हीं से सीखा। अरे प्रेरणा स्रोत मतलब आपकी माता जी, दादी जी रही? जी। और आपके प्रेरणा स्रोत अभी वर्तमान में गुरु जी है, क्या नाम है उनका? मेरे जो गुरुजी हैं वो अजीत दादा तुकदेव हैं, वो पूना से हैं, और हम लोग दत्त गुरु परंपरा से हम लोग निगड़ित हैं। वर्तमान में राजनीति के रूप में नंदकुमार चौहान जो थे, उन्होंने बहुत सारी राजनीति की है, और 6 साल सांसद रहे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे। तो उनके सानिध्य में आप खूब रहे, तो आपको कैसा लगता था उनके साथ में रहते? देखिए, क्योंकि घर में ही काका जी राजनीति में थे, लेकिन मैं अपने काका जी को सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं मानता हूँ, मैं उनको राजनीतिक संत मानता हूँ। मैंने कई तरीके के राजनीतिक लोग देखा हूँ, लेकिन राजनीति में होते हुए उनकी प्रवृत्ति संतों वाली, तो वो राजनीतिक संत थे। और राजनीति में होते हुए भी निर्विरोध रहना, किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर आक्षेप ना लगना, सफेद कपड़े पहन करके भी काले छींटे ना उड़े, इस बात की चिंता वो हमेशा रखते थे। तो ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति हो सकता है, और ऐसे ही जो वृत्ति होती है वो केवल संतों की वृत्ति होती है। तो इसलिए मैं उनको राजनीतिक गुरु, राजनीतिक संत मानता हूँ। नंदकुमार चौहान ने इधर राजनीतिक गुरु संत रहे हुए, और जाते जाते भी मतलब वो पार्टी का ही काम करते रहे, ओंकारेश्वर में रहे, फिर वहाँ से उनको वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसके बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती रही, और फिर वहाँ भोपाल में गए, तो वहाँ से डायरेक्ट उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में राजनीतिक रूप से बुरहानपुर खंडवा जिला शून्य हो गया। उस संदर्भ क्या कहेंगे आप कि भाई अब वो संत थे तो संत कोई रहा ही नहीं, अब नया संत कौन आएगा बताएं? देखिए, निश्चित तौर पे उनके जाने का जितना परिवार को नुकसान हुआ है, उससे कहीं गुना ज़्यादा
पूरे क्षेत्र को, पूरे निमाड़ को, पूरे प्रदेश को इस बात का नुकसान हुआ है कि नंद कुमार सिंह चौहान जैसा राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ होते हुए एक राजनीतिक प्रवृत्ति का संत चला जब जाता है तो निश्चित तौर पे उसकी पूर्ति कर पाना मुश्किल होती है। और उनका अभाव, मैं मानता हूं कि परिवार के साथ में क्षेत्र के साथ में प्रदेश, निमाड़ और देश, इसको भी नुकसान हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि वो राजनीतिक संत थे, तो उनकी सोच बहुत आगे तक की थी। पार्टी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और पूरे उन्होंने प्रदेश को ताकत दी है पार्टी को मजबूत करने में। और कहीं ना कहीं उनकी सोच बहुत आगे तक थी कि पार्टी को बहुत आगे तक मजबूत बनाएंगे। लेकिन बीच में उनका असामयिक निधन हुआ और उनकी पूर्ति करने के लिए मतलब क्षेत्र में ऐसा तो कोई है नहीं। लेकिन हाँ, मैं अभी जो देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परिवार का हूँ इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं अभी जो देख रहा हूँ हर्षवर्धन में वो वाकई में वो काबिलियत है। और वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि एक जीन्स जब रहता है तो वो जीन्स उसके अंदर है कि वो आगे बहुत अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद नंद कुमार चौहान पार्टी से लड़े रहे, सब कुछ रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। 1984-1980 में जब इमरजेंसी लगी होती थी उस समय लोग पार्टी में आना का नहीं करते थे। उस समय भैया 4 वहाँ पे विधायक रहे हुए, प्रदेश में 4 ही विधायक हुआ करते थे। उसमें तो भैया प्रदेश अध्यक्ष 4 विधायक रहे, उसमें 1 विधायक रहते थे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने 0 से लेके पार्टी को 101% पे लेके गया। और इतना होने के बावजूद हर्षवर्धन का टिकट न देना क्या होता है? कोई तकलीफ होती होगी उनको? मैं जब काका जी के साथ में बैठता था तो चर्चाएं होती थी, तो वो मुझे कई बार बोलते थे कि बोले महेश, मैंने वो समय देखा है कि जिस वक्त हम लोगों को, जब हम किसी गांव में पार्टी का झंडा लेकर के जाते थे तो कई जगह पर हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, गोबर फेंके जाते थे, हमारी गाड़ियों के ऊपर पथराव होता था, हम लोगों को गालियां मिलती थी। इस तरीके के माहौल में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके और हमने एक एक कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके और हमने जोड़ा है। कई कार्यकर्ताओं के ऊपर कई तरीके की कार्रवाई होती थी। उस वक्त कांग्रेस इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो क्योंकि उनका सरकार थी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव और उनको जेल में डालना, उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करना, उनको उनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उनको जेल में भेजना, ये सब काम वो करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त झंडा उठाना भी मुश्किल होता था। ऐसे समय में आदरणीय काका जी ने वो कार्यकर्ताओं को सबल दिया और उनको कहा कि नहीं, आप ये झंडा उठा करके आगे बढ़ो, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो उन्होंने कई लोगों के साथ में मतलब उनको साथ दिया है और कई तरीके की उनकी जो कार्रवाई वो करते थे, जो कांग्रेस उनके ऊपर कार्रवाई करती थी तो वो उनके साथ में खड़े रहते थे। भैया ने सब कुछ इतना करा, 0 से 1 को लेके गया। और रही बात वंशवाद की, तो वंशवाद वाली तो प्रश्न ही उठा नहीं कि भाई हर्षवर्धन जो है प्रदेश का भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश कार्यकारी सदस्य है, अगर वंशवाद रहता तो भी उसमें नहीं जाते गए। तो उन्होंने पार्टी का तो कुछ ना कुछ योगदान रहा हुआ है। रही बात वंशवाद की, तो यहाँ पे देखा जाए, बरहानपुर में देखा जाए, वंशवाद के रूप में देखा जाए तो श्रीमती अर्चना चिटनीस जो है, उनके पिताजी ब्रजमोहन मिश्रा जी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए, वो भी 2 बार 3 बार विधायक रहे हुए। तो उसके बाद में लगातार वही तो चले आ रही है। तो फिर यहाँ वंशवाद हर्षवर्धन के लिए क्यों बीच में आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया भैया। अगर आपको ध्यान होगा, मेरे पास में वो पुराना वीडियो नहीं है जिस वक्त मैं पहली बार अपना पेट्रोल पंप का उद्घाटन कर रहा था और चाचा जी ने, काका जी ने उस वक्त आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को और अपने विजय शाह जी को निमंत्रण दिया था कि आप, मेरा भतीजा पेट्रोल पंप डाल रहा है तो आप लोग आकर के उसका उद्घाटन करिए। उस उद्घाटन के कार्यक्रम में काका जी ने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे परिवार में जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई भी राजनीति में नहीं आएगा। तो वंशवाद का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो वीडियो अगर कहीं मुझे मिलेगा तो मैं कभी बताऊंगा। तो उन्होंने ये उसी मंच से बोल दिया था। इसीलिए मैं मेरे भतीजों को, बेटों को, इनको सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ खेती करिए, काम कुछ दूसरा कारोबार करिए, बिजनेस करिए, लेकिन राजनीति में जब तक मैं हूँ, मेरे अलावा मेरे परिवार से कोई नहीं रहेगा। उन्होंने प्राथमिकता हमेशा राजनीति में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को दी है। अगर कोई छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी उनके लिए काम अगर उन्होंने किया है
तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, न कि परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे लाया है। उनको वंशवाद पर प्रश्न ही उठता, बेहद माना ही करा था। बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठा। और कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये संकल्प ले लिया था तो उनके साथ में हम लोगों ने भी उस संकल्प को मान कर रखा था कि जब तक वो जीवित थे तो कोई राजनीति में, सक्रिय राजनीति में कोई गया नहीं। हाँ, उनके लिए कार्य करना, उनके लिए सपोर्ट करना, वो सब चीजें हम लोगों ने की है, लेकिन उनके जीते जी किसी ने कोई पद हासिल नहीं किया। ये पार्टी इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या जो हर्षवर्धन जी जो है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यालय के सदस्य है, उसमें ताकत है तभी तो प्रदेश कार्य सदस्य है। कि उनके क्यों ऐसा किया कि भाई अभी वर्तमान में टिकट था कि लोकसभा के अंदर भी नाम चला कि भाई हर्षवर्धन सिंह को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, वो भी लटक गया। और फिर बाद में कांग्रेस विधानसभा चुनाव आया, यहाँ पे भी लटक गया। तो ऐसी स्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में कैसी स्थिति रहेगी? लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को यहाँ इस क्षेत्र में खड़ा किया, और हम भी बचपन से केवल एक ही झंडा देखते आए थे, भारतीय जनता पार्टी का, और कमल का निशान जब हम लोग देख करके आए थे, तो ऐसे समय में कि पार्टी ने उनके जाने के बाद में इस चीज के ऊपर ध्यान ना दे करके कि उनके बेटे को आगे चुनाव में लड़ाना चाहिए, न कि हम कोई विरासत की बात कर रहे थे, लेकिन ये जनभावना थी, जनता की इच्छा थी कि अब उनके बेटे को आगे आना चाहिए। तो जो भी है, पार्टी ने अगर वो निर्णय नहीं लिया तो अब तो जनता चुनाव लड़ रही है, न कि हर्षवर्धन चुनाव लड़ रहा है। जनता जब चुनाव लड़ती है और जनता ने जब टिकट दिया है तो निश्चित तौर पे जीत हर्ष की होगी, ऐसा हम मानते हैं। और कहीं ना कहीं जनता का प्यार इतना मिल रहा है कि हर्षवर्धन के साथ में हम लोग भी, परिवार के साथ में सभी लोग खड़े हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि हर्षवर्धन में वाकई में वो काबिलियत है, और वो जिस तरीके से उसके अंदर हर तरीके के बदलाव आ रहे हैं, जो शब्द है वो शब्द उसके वाणी से जो भी निकल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जब परिवार में किसी बड़े की मृत्यु होती है तो वो अपना सर्वस्व दे देता है। मुझे ऐसा लगता है कि नंदू काका जी ने हर्षवर्धन को अपना सर्वस्व दे दिया है, उसको उतना आशीर्वाद दे दिया है कि कहीं ना कहीं उसके शब्दों में जो भी वजन आ रहा है वो काका जी का ही वजन है। उसकी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी के अंदर में जो भी कुछ दिख रहा है या जो भी आकर्षण उसकी पर्सनालिटी में है, वो आदरणीय काका जी की ही देन है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे पास में समाज सेवक महेश सिंह चौहान जी। महेश सिंह चौहान जी से हमने जितने भी अच्छे प्रश्न किए हैं उनका बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। संजय सिंह दीक्षित के साथ किशोर नागर की खास रिपोर्ट।